हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बिजनेस लोन। बिजनेस लोन एक एसएमई या एक बिजनेसमैन ही लेगा। जाहिर सी बात है, बिजनेस लोन सैलरीड के लिए तो नहीं होगा। अब बिजनेस लोन लेते हुए कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं वो 10 खास बातें लेके आपके सामने लाया हूं, जो कि बहुत ही एनालाइज करने के बाद, बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत सारे लोगों से फीडबैक और केसेस का फीडबैक लेने के बाद ये वो 10 बातें निकल के आई हैं जो बिजनेस लोन लेते समय आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर ये बातें आपके ध्यान में रहेंगी तो यकीन मानिए, ना तो आपका केस रिजेक्ट होगा। अगर ये 10 पॉइंट आप अपने ध्यान में रखते हैं तो यकीन मानिए, ना तो आपका केस रिजेक्ट होगा, यानी संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी केस रिजेक्शन की। और सबसे बड़ी बात, जो आपका सबसे कीमती है, आपका वक्त, वो बर्बाद होने से बचेगा। और सही रिक्वायरमेंट सही बैंक या एनबीएफसी के पास ही जानी चाहिए। अगर आप किस कैटेगरी में हैं, किस लेवल पे हैं और आप किसी गलत बैंक या उस तरफ चले जाते हैं जो उस कैटेगरी को सर्व ही नहीं करता, तो ना सिर्फ आपका सिविल खराब होता है बल्कि आपका समय भी व्यर्थ होता है। तो और समय व्यर्थ ना करते हुए चलते अपनी स्लाइड की तरफ और जानकारी एकत्रित करते हैं कि बिजनेस लोन लेते समय हमें वो 10 बातें क्या है जो ध्यान में रखनी चाहिए। वीडियो पर बढ़ने से पहले एक सभी निवेदन कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो को पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, उससे मुझे भी प्रेरणा मिलेगी। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। जी, तो आ गए अपनी स्लाइड पे और आज जानकारी, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग एकत्रित करेंगे कि किस तरीके से अगर आप बिजनेस लोन लेना चाह रहे हैं और बिजनेस लोन में ऐसे कौन से खास पॉइंट हैं जिन्हें आप अप्लाई करने से पहले या लोन लेते वक्त आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है चेक योर एक्चुअल नीड एंड लोन अमाउंट। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी, जब मैं पर्सनल लोन बना रहा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि जो एक्चुअल नीड है आपकी और जो लोन अमाउंट है, इन दोनों के बीच में को रिलेट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपकी नीड है कि आपको बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, जाहिर सी बात है, आपको बिजनेस के लिए इंप्रूवमेंट के लिए चाहिए अपना पैसा। तो बिजनेस के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आप अपना फंड्स को किस हिसाब से आप लेना चाहते हैं, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट बिजनेस के लिए है, अगर आपको परचेज के लिए लेना है, आपको रॉ मटेरियल परचेज के लिए लेना है, या फिर आपको कोई मशीनरी परचेज करनी है, या फिर आपको बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी आपकी नीड है, जैसे कि मशीनरी परचेज हो गया। मशीनरी परचेज के लिए वैसे मशीनरी लोन भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम बिजनेस लोन लेते हैं मेजरली मशीनरी परचेज या स्टॉक परचेज करने के लिए। या फिर आपको कोई अगर ऑर्डर पेमेंट करनी है जिसके लिए आपको स्टार्टिंग में बल्क मनी चाहिए, यानी कि इनिशियल पेमेंट जिसे कहते हैं, तो आप अपनी नीड के हिसाब से इनिशियल पेमेंट के लिए भी यहाँ पे लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि जो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बिजनेस की यहाँ पे बताई है, इसमें कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे कि अब अगर आपको मशीनरी परचेज करनी है, या फिर आपको जो आप कह सकते हैं कि इनिशियल परचेज, जो इनिशियल पेमेंट चाहिए, इसको पहले हटा देते हैं। अब यहाँ पे आपको जो नीड है उसमें आता है, सबसे पहले हमारे पास आता है ऑप्शन स्टॉक परचेज के लिए। अगर आपको स्टॉक परचेज करना है उसके लिए आपको इनिशियल मनी चाहिए होगी। दूसरा हमारे पास ऑप्शन आता है, जो नीड होती है बिजनेस की, कि आपको अपनी मशीनरी से रिलेटेड आपको परचेज करने के लिए लोन चाहिए। स्टॉक में यहाँ पे हमारे पास स्टॉक में जो भी मटेरियल आप बिजनेस में यूज करते हैं वो भी होता है, मटेरियल भी होता है रॉ, और आपका जो इंटरमीडिएट मटेरियल होता है वो भी आता है। तो स्टॉक परचेज करने के लिए मटेरियल का हो गया, प्लस आपका सेमी रेडी स्टॉक, सेमी रेडी स्टॉक जो होता है वो भी आपका यहाँ पे आप परचेज करने के लिए लोन लेते हैं। मैन मशीनरीज के लिए लोन लेते हैं। और एक होता है आपका एसेट्स, बिजनेस एसेट्स क्रिएशन के लिए। जो बिजनेस की जो एसेट्स होती हैं, जैसे कि आपको कोई ऑर्डर लेना है, या फिर आपको कोई जिस तरीके की कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते हैं उसके लिए एक इनिशियल मनी चाहिए होती है, तो बिजनेस एसेट्स की जो, और प्लस इसके अलावा अगर आपको कोई ज़मीन खरीदनी है, कोई फैक्ट्री खरीदनी है, या अपनी फैक्ट्री को या अपनी शॉप को रिस्ट्रक्चर करना है, उसके लिए भी आप बिजनेस लोन ले सकते हैं। लेकिन जो मेजर आता है, सबसे बड़ा जो आपको लेने का पर्पस होता है, वो स्टॉक के लिए होता है और मशीनरी के लिए होता है। बिजनेस एसेट्स में अगर आप कोई ज़मीन या कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं उसके लिए आप बिजनेस लोन नहीं लेंगे, वो सिक्योर लोन में अगर आप जाना चाहेंगे तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। लेकिन दैट काइंड ऑफ यूज कि आपको बिजनेस एसेट्स के लिए भी लेना पड़ सकता है, या फिर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल अगर आपको एंटर करना है, या कोई बिडिंग में आपको बिजनेस के लिए जाना है, तो आपकी वो नीड हो सकती है।
यहाँ पे लोन अमाउंट आपको उसी हिसाब से डिसाइड करना होगा कि आपको कितना लोन चाहिए। यहाँ पे जो लोन होता है वो 5 लाख रुपए से लेकर के और 1 CR तक होता है, 1 करोड़ तक। अब आपको ऊपर ये देखना है कि आपको 1 करोड़ का लोन चाहिए, 5 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच में आपकी ये वाली जो नीड्स हैं ये कहाँ पे सेट होती हैं। आपको इनके अलावा अगर आपको कोई डेप्ट उतारना है, यानी कि कोई कर्जे अपने बिजनेस से रिलेटेड लेने हैं, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है। यहाँ पे आप उसके लिए अगर लोन लेते हैं तो बैंक और मे भी जो भी NBFC है दे डिक्लाइन, यानी कि आपको डेप्ट के लिए अगर कोई लोन लेना चाह रहे हैं तो वो आपको बैंक मना भी कर सकता है कि आपको अपने कर्जे देने या जो आपके लेनदार हैं जिनको आपको पैसा देना है अगर उनके लिए लोन लेना चाहेंगे तो बैंक आपको वो मना भी कर सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपको डेप्ट कंसोलिडेशन के लिए जा रहे हैं तो वो अलग चीज़ है, वो अलग मैटर आ जाता है कि आपने कोई बिजनेस लोन लिया है उसको डेप्ट कंसोलिडेट कर रहे हैं, वो दैट इज डिफरेंट मैटर। लेकिन अगर आपके पास डेटर्स लिस्ट बहुत बड़ी है, आपको आपके जितने भी अपने जो डेप्ट हैं वो उतारने हैं जो मार्केट से लिए हुए हैं, तो क्रेडिटर डेटर्स को मेंटेन करने के लिए अगर आप अपना लोन लेना चाहते हैं तो वो लोन रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे आप अपना लोन अमाउंट अपनी नीड के हिसाब से डिसाइड करते हैं, जो भी आपकी नीड है उस हिसाब से आपका लोन अमाउंट यहाँ पे डिसाइड होगा। इसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज चेक योर इनकम टू सफाइस योर EMI, यानी कि आप अपनी इनकम चेक करें। सबसे पहले आप अपनी ITR में देखें कि आपकी इनकम कितनी है। देखिए यहाँ पे ITR देखी जाती है इनकम के लिए। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, जिसमें कि आपकी इनकम देखी जाएगी। तीसरा आता है हमारे पास आपके फाइनेंशियल्स में आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखा जाएगा कि आपकी कितनी इनकम आ रही है, और प्लस इसमें देखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट ये होना जरूरी है। अगर आप लोन ले रहे हैं 7 लाख प्लस का, अगर आज 7 लाख प्लस का लोन ले रहे हैं तो आपके पास ऑडिट रिपोर्ट होनी जरूरी है। ये 90% जितने भी लेंडर्स हैं वो आपसे ऑडिट रिपोर्ट की डिमांड कर सकते हैं। ये तो हो गई आपकी इनकम की। आपको ये देखना है कि आपकी इनकम कितनी है। मान लीजिए आपकी ITR है 10 लाख रुपए की, या फिर आपकी ITR है 12 लाख रुपए की, राइट। यहाँ पे देख लेते हैं आपकी इनकम है 12 लाख रुपए महीने साल की, तो आप 1 लाख रुपए महीने की आपकी इनकम निकल के आती है। यानी कि आप 1 लाख रुपए की अगर इनकम ग्रॉस है तो आप उसका 50% यानी कि 50,000 की EMI देने के लिए तैयार हैं, आप दे सकते हैं। अब इस 50,000 की EMI में अगर कोई पहले से आपकी EMI चल रही है तो वो माइनस हो जाएगी। अगर कोई एग्जिस्टिंग EMI है तो उसे हम माइनस करेंगे। उसके बाद जो भी इनकम बचेगी वो आपकी प्रेजेंट EMI बन जाएगी, वो प्रेजेंट EMI के लिए होगा। ये आपकी दूसरी कंडीशन होती है। तो हम चलते हैं अब तीसरी अपनी चेक पॉइंट की तरफ, जो कि है सबसे पहले चेक योर इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ लास्ट 3 ईयर। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया था आपको कि आपको अपनी 3 साल की रिटर्न जो है वो निकाल के रखनी है। अब ITR जो है यहाँ पे सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, क्योंकि हर बैंक बिजनेस लोन देने से पहले 3 साल के फाइनेंशियल देखता है, जिसमें आपकी 3 ईयर्स ITR इनकम टैक्स रिटर्न प्लस आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ये आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आती है। प्लस इसके बाद बैलेंस शीट आती है आपकी, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड आपकी ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट ये इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपको देने ही पड़ेंगे। प्लस आपको इसके अलावा यहाँ पे अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, बिजनेस रजिस्ट्रेशन आपका जरूर होना चाहिए, चाहे वो MSME हो। MSME तो आजकल हर बैंक मांग ही रहा है। और प्लस आपका GST ये आपके पास होना चाहिए। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपकी 3 साल की ITR की। तो 3 साल की ITR में आपके पास 3 साल की कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ITR इनकम टैक्स रिटर्न, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर आप बड़ा लोन लेना चाह रहे हैं 7 लाख से ऊपर तो आपको ऑडिट रिपोर्ट भी रखनी जरूरी है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है चेक योर फाइनेंशियल एंड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि मैंने पिछले तीसरे वाले पॉइंट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपको ITR तो यहाँ पे चाहिए, ITR तो आपको यहाँ पे लेनी ही है 3 साल की। इसके बाद ITR और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ये आपको रखनी है, और यहाँ पे आपको रखनी है अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के पार्ट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
प्लस आपके जितने भी उसमें रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट, प्लस इसके जितने भी एनेक्स्चर्स होते हैं या जो शेड्यूल हैं, जो बैलेंस शीट का पार्ट है, ये भी आपको 3 इयर्स के लिए चाहिए ही होंगे। ये ऑडिट रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपकी सीए अटेस्टेड जरूरी है, यानी सीए से अटेस्टेड होनी चाहिए। ये बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ऑडिट रिपोर्ट, ये ध्यान रखिएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है आपके लोन को लेने के लिए। अगर इसमें से कोई भी चीज अगर सीए टेस्टेड नहीं है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, तो आपको बड़ा लोन नहीं मिलेगा, आपको छोटे अमाउंट पे सैंक्शन किया जाएगा। अगर 3 साल की जगह आपके पास 2 साल के फाइनेंशियल्स हैं तो भी बैंक आपको आपका जो अगर अमाउंट बड़ा है लोन का, तो उसकी जगह आपको छोटे अमाउंट ऑफर कर सकता है, जो कि 5 लाख, 3 लाख या 2 लाख या जितना भी उनके हिसाब से कैपेसिटी होगी, उस हिसाब से वो आपको अमाउंट ऑफर कर सकता है। लेकिन अगर आपको बड़ा लोन चाहिए तो आपको ये डॉक्यूमेंट 3 साल के, और प्लस यहाँ पे कुछ बैंक्स 5 इयर्स प्लस का भी विंटेज प्रूफ देखते हैं। तो विंटेज प्रूफ आपको अपने बिजनेस का विंटेज, यानी कि आप कितने साल से काम कर रहे हैं, तो वो भी 5 इयर्स का देखते हैं। तो आप अपने 5 साल का विंटेज प्रूफ प्लस 3 साल के ये फाइनेंशियल्स जरूर रखें। चलते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ, जो कि है बिजनेस विंटेज प्रूफ। देखिए मैंने पिछली स्लाइड में किया ही था आपसे जिक्र कि विंटेज प्रूफ, यहाँ पे विंटेज प्रूफ 5 इयर्स पुराना मिनिमम चाहिए होता है। यानी कि विंटेज प्रूफ में आपका क्या आता है कि आपको वो प्रूफ करना पड़ता है कि आप कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें कि आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट आ जाता है, राइट। इसके अलावा आपका जीएसटी रिटर्न आ जाता है कि आपकी जीएसटी का जो सर्टिफिकेट है ये प्रूफ कर देता है कि आप कब से कर रहे हैं, या फिर कोई और ऐसा गवर्नमेंट सर्टिफिकेट जो कि ये प्रूफ करता हो कि आपका जो ये बिजनेस का नाम है वो कब से रजिस्टर्ड है। यहाँ पे इंडिविजुअल नाम से नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे लीगल एंटाइटी के नाम से ही लेना होगा। लीगल एंटाइटी जो होती है वो क्या होती है हमारी, या तो प्रोप्राइटरशिप हो गई, या फिर पार्टनरशिप है हमारी, पार्टनरशिप, या फिर हमारी हो गई प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारी लीगल एंटाइटीज होती हैं। इन तीनों के नाम पे ही आपको विंटेज प्रूफ लेना है। अगर मैं कहूँ कि मैसर्स गुप्ता एंटरप्राइजेज या कुछ भी है, या मैसर्स कोई भी नाम ले लीजिए, वो मैसर्स का ही होना चाहिए, इंडिविजुअल पे नाम पे। अगर आपको अपना बिजनेस विंटेज प्रूफ लेना है तो आपको या तो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड या किसी कंपनी या फर्म के नाम पे ही बिजनेस प्रूफ चाहिए होगा। इंडिविजुअल के नाम पे अगर है तो वो नहीं चलेगा। कि अगर आप कहें कि मेरा इंडिविजुअल का जीएसटी है तो वो चल जाएगा, नहीं, वो प्रोप्राइटरशिप के नाम पे ही चलेगा। गवर्नमेंट का कोई भी प्रूफ आपका मिनिमम 5 इयर्स का चाहिए होगा। तो आपको यहाँ पे वो तो ये चेक कर जरूर कर लें कि आपके पास आपका बिजनेस प्रूफ कौन से और कितने साल पुराना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि चेक योर क्रेडिटर्स एंड डेटर्स लिस्ट। हम लोगों ने पिछली स्लाइड में मैंने आपको एक पॉइंट पे बताया था कि जो हमारे क्रेडिटर्स हैं और डेटर्स हैं, इनकी लिस्ट को आप जरूर प्रिपेयर करें। देखिए अगर क्रेडिटर्स हमारे और डेटर्स हमारे जो बिजनेसमैन पर्सन हैं, उन्हें पता होगा कि क्रेडिटर्स और डेटर्स की लिस्ट को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। इनका रेशो किसी भी हालत में 1/1 का या कुछ इस तरीके से, कुछ बैंक्स होते हैं जो 1.1/1 का रेशो ले लेते हैं। इससे ज़्यादा का अगर रेशो है तो वो फिर उसको एग्जामिन करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे क्रेडिटर्स आपके जो अमाउंट वाइज हैं वो 100 रुपीज़ के हैं, डेटर्स आपके 50 रुपीज़ के हैं, राइट। तो ये 1:2 का हो गया। यहाँ पे ये देखा जाएगा कि 100 रुपीज़ की अगर है तो वो क्यों है, और 50 रुपीज़ की अगर है तो यहाँ पे इसका बिजनेस इम्पैक्ट क्या है। यानी कि सरल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो बिजनेस में जिससे आपको पैसा लेना है और जिसको पैसा देना है, इन दोनों के बीच में बिल्कुल 1/1 का रेशो होना जरूरी है। अगर ये इससे ज़्यादा ये डिसबैलेंस है तो ये बिजनेस का आपका इम्प्लीकेशंस बैंक नोटिस कर लेता है। यहाँ पे एक बात और देखने वाली है जो मैं सरल शब्दों में समझाता हूँ कि अगर मार्केट में आपका जो पैसा है जो आपको लेना है वो कम है और जिनको पैसा देना है वो ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे जिनको पैसा देना है वो तो है 100 रुपये जिनको आपको मार्केट में देने हैं, लेकिन जिनसे लेने हैं वो सिर्फ 20 रुपये ही हैं, राइट। तो बैंक क्या कहता है कि आपको मार्केट से अपने जो पैसे वापस आएंगे वो तो 20 रुपये आएंगे, लेकिन देने के लिए आपको 100 रुपये यानी 80 रुपये आप कहाँ से लेके आ रहे हैं। तो बैंक यहाँ पे ये समझना चाहता है कि 80 रुपये की जरूरत कहीं आप अपने लोन से तो पूरी नहीं कर रहे। आप समझ रहे हैं, यानी कि क्रेडिटर्स और डेटर्स का मेंटेन होना बहुत जरूरी है। कोई भी लोन अगर आप ले रहे हैं 5 लाख 7 लाख से ऊपर का है, 10 लाख से ऊपर का, क्रेडिटर्स और डेटर्स की लिस्ट को जरूर देख लें अपने सीए के साथ, अपने अकाउंटेंट के साथ बैठ के कि आपकी लेनदारी कितनी है और देनदारी कितनी है।
अगर आपको 20 रुपये मार्केट से लेने हैं लेकिन देने के लिए 100 रुपये हैं, तो यानी कि आपकी पेमेंटें आप दे नहीं पा रहे हैं मार्केट से, यानी कि या तो आपके बिजनेस में से माल स्टॉक सेल नहीं हो रहा है, या फिर आप बिजनेस में कहीं ना कहीं से लॉसेज ऑक्योर कर रहे हैं। ये तभी आपके जो मार्केट में पैसा जिनको देना है वो बढ़ते जा रहे हैं, इनकम नहीं हो रही, तभी आपका ये वाला पोर्शन बढ़ रहा है ना, या भी कोई और वजह हो सकती है। तो ये जरूर ध्यान रखने कि आपके क्रेडिटर्स और डेटर्स की जो रेशियो है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है चेक योर करंट अकाउंट स्टेटमेंट। करंट अकाउंट स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति को जो कि बिजनेस लोन लेना चाह रहा है, अपने करंट अकाउंट की स्टेटमेंट मैंडेटरी है। इंडिविजुअल की स्टेटमेंट पे बैंक आपको 2 लाख 3 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं देंगे। इसलिए अगर आप करंट अकाउंट की स्टेटमेंट जो कि मिनिमम 1 ईयर की चाहिए होती है, वो 1 ईयर की स्टेटमेंट सबसे पहले अपनी निकालें और उसमें देखें कि आपकी एंट्रीज क्या है। 3 क्रेडिट की एंट्रीज, CR एंट्रीज और 3 DR एंट्रीज, यानी कि आपका पैसा 3 जगह जाना चाहिए और 3 जगह आना चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट में 3 ट्रांजैक्शन क्रेडिट की होनी चाहिए और 3 ट्रांजैक्शन डेबिट की होनी चाहिए। ये अगर आपके अकाउंट में किसी महीने में भी अगर जैसे क्रेडिट की 2 है और क्रेडिट की 2 एंट्रीज हैं और डेबिट की 5 एंट्रीज हैं तो भी नहीं चलेगा। अगर आपके यहाँ पे अगर क्रेडिट की 5 एंट्रीज हैं और डेबिट की 1 एंट्रीज है, नहीं चलेगा। आपकी कम से कम 3 यहाँ पे एंट्रीज होनी चाहिए क्रेडिट की और 3 एंट्रीज होनी चाहिए मिनिमम आपकी डेबिट की 1 महीने में, तभी आपके करंट अकाउंट का वो महीना बिजनेस फ्रूटफुल माना जाएगा। अब ये आप देख लें कि कुछ लोगों का होता है कि पूरे पूरे महीने खर्चा तो हो रहा है, यानी कि पेमेंट तो जा रही है लेकिन क्रेडिट नहीं हो रहा है। डेबिट की पेमेंट तो दिख रही है लेकिन क्रेडिट की कोई इनकम ही नहीं, कोई आ ही नहीं रही है। तो उस हिसाब से यानी कि आपकी बैंकिंग लोन रिजेक्ट हो सकता है। तो ये लोन अप्लाई करने से पहले अपने करंट अकाउंट की स्टेटमेंट में ये ट्रांजैक्शन जरूर चेक कर ले। 8वां पॉइंट आता है कि चेक योर एग्जिस्टिंग लोन रिपेमेंट हिस्ट्री। आप अपने लोन की रिपेमेंट की हिस्ट्री जरूर देख लें। हर लोन लेने से पहले ये जरूरी होता है कि आपकी कोई एग्जिस्टिंग अगर EMI चल रही है तो उसमें कोई बाउंसिंग तो नहीं है, कोई DPD तो नहीं है। तो ये जरूर आप चेक कर लें कि आपके किसी एग्जिस्टिंग लोन की कोई DPD तो नहीं है, कोई इस तरीके का लोन तो नहीं है जो आपने बैड डेट में NPA करके छोटा हुआ है। तो वो EMI जरूर आप देख लें, क्योंकि बैंक आपकी EMI बिजनेस लोन में जरूर ट्रैक करता है। आपकी बिजनेस में जो रिपेइंग कैपेसिटी है वही आपके लोन का बेस बनती है। तो अगर आपकी एक गुड क्रेडिट हिस्ट्री है, आप EMI टाइम पे कर रहे हैं, तो आपको लोन मिलने में आसानी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेक योर DM, LA एंड टेन्योर एंड FCC, यानी कि आप अपना जो डिसबर्समेंट मेमो है वो चेक करें लोन लेने से पहले। उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, किस तरीके के आपके लोन की जो स्पेशल कंडीशंस हैं, जिसे हम SC कहते हैं, सैंक्शन लेटर में होती हैं वो स्पेशल कंडीशंस या सैंक्शन कंडीशंस, उन्हें चेक करें। लोन अमाउंट जरूर चेक करें कि कितना अमाउंट आपको मिल रहा है, और टेन्योर कितने टेन्योर के लिए। मैक्सिमम लोन जो है 7 ईयर्स के लिए होता है और मिनिमम 1 ईयर के लिए होता है। तो आप ये चेक कर लें कि आपको एक कितने साल के लिए लोन मिल रहा है और उसकी EMI क्या है। FCC यानी कि फोरक्लोजर चार्जेस कितने हैं, किस साल में है, एक पहले साल कितने हैं, दूसरे साल कितने होंगे, तीसरे साल कितने होंगे, और इस तरीके से आखिरी के 5वें साल में अगर आपका 5 साल का लोन है तो कितने फोरक्लोजर चार्जेस हैं, ये आप जरूर चेक कर लें। और इनसे बार्गेन भी जरूर किया जा सकता है कि 2 साल बाद या 3 साल बाद आपके फोरक्लोजर चार्जेस को नील कर दिया जाए। आप इसके लिए भी बैंक से या NBFC से, जिससे भी आप लोन ले रहे हैं, आप उससे बार्गेन कर सकते हैं। 10वां पॉइंट आता है चेक योर OTCs एंड पोस्ट डिसबर्सल कंडीशन। बिजनेस लोन में अक्सर ये देखा जाता है OTC यानी ओवर द काउंटर चेक कंडीशंस बहुत होती हैं, जैसे कि आपको स्टॉक स्टेटमेंट अपनी देनी है या फिर आपको कोई ऐसा प्रूफ देना। बैंक कह सकता है कि हम आपको डिसबर्स तो कर रहे हैं लेकिन आपको ये डॉक्यूमेंट हमें देने होंगे, उसके बाद जब ये डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाएंगे तो ही हम आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट करेंगे। तो ये चेक कर लें कि आपकी OTCs क्या है, प्लस पोस्ट डिसबर्समेंट कंडीशंस। देखिए बिजनेस लोन में कई बार ऐसा होता तो नहीं, लेकिन कुछ बैंक्स ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं कि आपसे कि सर हम आपको लोन दे रहे हैं लेकिन PDC में क्या है, पोस्ट डिसबर्समेंट डॉक्यूमेंट में, कि आपको ये 3 कंडीशन पूरी करके देनी है हमें विदिन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स हो सकती है, व्हाट्सएवर जो भी आपकी उनकी टाइम लिमिट है। अब वो क्या हो सकती है, अमूमन ये होता है कि आपको कोई लोन बंद करना हो या फिर आपको अपनी स्टेटमेंट कोई देनी हो, स्टेटमेंट हो सकती है,
या फिर आपको जिस सपोज कीजिए कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसा लिया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर जब जाहिर सी बात है लोन मिलने के बाद ही होगा, या कोई मशीनरी खरीदनी है तो लोन मिलने के बाद ही आप उसे परचेज करेंगे। तो बैंक ये कंडीशन डाल सकता है कि आप लोन मिलने के 3 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर आप वो प्रूफ देंगे जिस प्रूफ के लिए आपने पैसा लिया है। दैट इज ऑप्शनल। ये जो कंडीशंस हैं ये ऑप्शनल हो सकती हैं पीडीसी, लेकिन चेक जरूर कर लें। मेरी इस वीडियो का मकसद यही है कि जो पॉइंट्स आते हैं उन्हें आपके ध्यान में होना चाहिए, कहीं आपको कोई सरप्राइज इवेंट ऐसा फेस करना ना पड़े। अब इस कंडीशन में अगर कोई ऐसा पीडीसी, आप देखिए ओटीसी अगर क्लियर नहीं होगा तो अकाउंट में पैसा ही नहीं आएगा, तो मजबूरी है आपकी। लेकिन कई बार पीडीसी हमें नहीं पता होते, और बैंकर बाद में 3 महीने बाद क्या करेगा, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ा देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हाई रिस्क क्लाइंट का कर देगा। तो आपका इंटरेस्ट अगर यहाँ पे अगर अभी 12% का दिया जा रहा है आपको, तो वो हाई रिस्क क्लाइंट का बढ़ के 20% या फिर 22% का कर देगा। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा लॉस हो जाएगा यहाँ पे। तो आप अपना पोस्ट डिसबर्समेंट कंडीशन और ओटीसी तो आपको चेक इसलिए करनी है क्योंकि अगर ये पूरी नहीं होंगी तो आपको पैसा ही नहीं मिलेगा। तो पोस्ट डिसबर्समेंट डॉक्यूमेंट कंडीशन कोई भी अगर है तो उसे प्लीज चेक कर लें। तो ये थी वो जानकारियां, वो 10 खास पॉइंट जो आपको बिजनेस लोन लेते समय ध्यान में रखने चाहिए, ताकि आपका वक्त और आपके जो सिबिल है वो खराब होने से बचे। देखिए, आप एक बिजनेसमैन हैं और आपकी रिक्वायरमेंट है, और जाहिर सी बात है चाहे वो सैलरीड हो या बिजनेसमैन हो, जब लोन लेने कोई निकलता है तो वो अर्जेंसी में होता है, जरूरत में होता है। अगर ऐसे में आप एक बैंक के पास जा रहे हैं, फिर वहां से रिजेक्ट हो रहा है, फिर दूसरे बैंक के पास जा रहे हैं, तो आपके 10 से 15 दिन तो इसी चीज में खराब हो जाते हैं। और अगर आपकी नीड इतनी अर्जेंसी की है, या आपकी डील खराब हो सकती है, या फिर आपकी वो नीड अगर पूरी ना हो, तो फिर लोन लेने का कोई फायदा नहीं है। और पैसे की कीमत जब जरूरत होती है तभी इंसान समझ पाता है। तो उस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए ये वो 10 पॉइंट थे जो मैं आपके लिए लेके आया, जो आप ध्यान में रखेंगे तो ना सिर्फ आपके रिजेक्शन का जो एक दायरा है वो कम हो जाएगा, बल्कि आपका समय भी बचेगा। आशा करता हूं कि ये जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको सारी वीडियो समय पे मिलती रहे। अगली वीडियो में मैं होम लोन से रिलेटेड वो सारी जानकारियां दूंगा, वो 10 खास बातें जो आपको होम लोन लेने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। इस सीरीज में ये तीसरी वीडियो होगी, आज की ये दूसरी वीडियो है। तीसरी वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि होम लोन लेते समय एक ग्राहक को क्या क्या 10 बातें हैं वो जो ध्यान में रखनी चाहिए। तो बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।